ओके तमे तो आज सेशन टा जानी थिबो कि माने आज सेशन टा माने हमें को बेसिस रे करिछु को ऊपर करिछु हला तमे समस्त देखि थिबो हमें गोटे पोस्टर ग्रुप रे छाडी थिलु तो आज सेशन नेबे तुम माने एबे मो सहित अछंदी हला मो जस्ट इंट्रोड्यूस कर देला पर मु कैमरा ऑन कर देबी तो मो सहित अछंती गोटे स्पेशल गेस्ट मैं ये उड़िया में बोल रहा हूँ कोई डिस्कस नहीं ठीक है चलो ठीक है मैं हिंदी रे ही कहूँ ओके तो अभी हम दोनों एक्चुअली साथ में बैठे हैं इधर मतलब दिल्ली में है हम दोनों तो अनूप मेरे साथ है और अनूप का ये सेकंड अटेम्प्ट था और अनूप का इस बार रैंक 716 आया है और सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो इधर हमारा एक जो मतलब ग्रुप है मेंटरशिप का तो अनूप वहाँ पे वहीं के पार्ट थे सोशियोलॉजी का ठीक है इसलिए मैंने उनको पहले बुलाया कि मतलब वो जानते हैं कि मतलब हमारे ग्रुप के बारे में सब जानते हैं वो कि उड़ीसा में ऐसे एक ग्रुप चलता है मेरा एक ग्रुप चलता है बोल के ठीक अच्छी तो आम ओवरऑल फास्ट एमती रखा सेशन की पहले हम लोग ना अनूप का जर्नी हम लोग जानेंगे उसके बाद तुमको अगर कुछ भी पूछना हो यूपीएससी रिगार्डिंग हो गया यूपीएससी स्पेशली ठीक है ओडिशा स्पेसिफिक का मतलब वो ज़्यादा एड्रेस नहीं कर पाएंगे यूपीएससी का ही तुम पूछना कि जो लोग यूपीएससी का तैयारी करने वाले हो आगे कि तुम लोग जानते हो कि जीएस में ओडिशा का ओपीएससी यूपीएससी लगभग 95% सेम ही है तो तुम जीएस का स्ट्रेटेजी हो गया एथिक्स का स्ट्रेटेजी हो गया ऑप्शनल के बारे में सब कुछ पूछ सकते हो और मेनली अभी जो दिनेश बोले ना कि एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है प्रिपरेशन में और क्या क्या देखना पड़ता है क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है मानो कि उड़ीसा में तो बहुत अच्छा माहौल है मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है खाना पीना अच्छा है दिल्ली में क्या स्ट्रगल है ठीक है तो सब कुछ के बारे में एक ओवरऑल जर्नी के बारे में जानेंगे और उनके जर्नी में जो भी कुछ हमको मतलब सीखने वाला चीज़ लगेगा हम उनसे जानेंगे फिर बाद में तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछना है उनसे पूछना वो तुमको एड्रेस कर देंगे ठीक है तो हम स्टार्ट करिबा तो इसको ऐसे रख देते हैं ये अच्छा रहा वो वाला लाइट लो ये ज़्यादा अच्छा रहा एडजस्ट कर लेगा ओके कंटिन्यू कर दूँ लाइव है हाँ लाइव है सो हेलो एवरीवन मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता है और इस साल यूपीएससी सीएससी 2025 में मेरी रैंक 716 आई है दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड माय ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट सो इस वीडियो कॉल में हम लोग पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे विल टॉक अबाउट माय जर्नी एंड देन आई विल ओपन इट अप फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड सो सबसे पहले बात करते हैं मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ मैंने बीएससी किया हुआ है आई एम फ्रॉम कानपुर my schooling has been done from Prayagraj and then I have done my college from Kanpur only. I have done my graduation in Bachelor in Science and so I had no background in sociology before opting for this optional obviously but then I started my preparations in 2022 October month after graduating. I graduated in 2022 only. I was a student of 2022 batch. So after that I had come to Delhi to prepare and there I met Shreyans sir. So this has been my journey overall. So first I'll talk about prelims if you're all okay. So since prelims is very near, there is only a few days left for 70-80 days left for the prelims. So I believe that you are all going full throttle on it. And अभी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए टेस्ट एंड रिवीजन को डोंट पिक अप एनीथिंग न्यू सोर्सेस आपके बहुत लिमिटेड रहने चाहिए आई बिलीव दैट दोज हु आर गिवन प्रीलिम्स वो उनका फाउंडेशन तैयार हो गया होगा अब तक एंड दे आर इन द रिवीजन फेज
आपके करंट अफेयर सिर्फ आपके नए रहेंगे इस टाइम पे, और टेस्ट आपके नए रहेंगे। उसके अलावा कोई भी नए नोट्स या फिर ऐसा कुछ भी नया मत लीजिएगा जिसको आप कम से कम 2 से 3 बार रीड ना कर पाए। कोई भी ऐसी चीज हो जिसको आप एक बार रीड करने वाले हैं पेपर से पहले, उसे मत करिए। दैट इज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम। आपको एक करंट अफेयर से कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए, क्योंकि अब मंथली वाला करने की जरूरत है नहीं, टाइम बहुत कम बचा है। तो मंथ अगर आपने नहीं किया है तो ईयरली वाला कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए एंड बी वेरी थरो विद इट। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। इफ यू आर गाइस आर डूइंग क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स देन वेल एंड गुड, वरना कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए। एंड 80-20 रूल हमेशा ले चला करिए स्टैटिक और करंट में। करंट के लिए बहुत बच्चे बहुत टाइम देते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन स्टैटिक से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉलिटी में हुआ, कोई जजमेंट आया, तो उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन पॉलिटी के स्टैटिक से आता है। सेम विद इकोनॉमी, सेम विद ज्योग्राफी। सो फोकस ऑन दैट। एंड करंट अफेयर्स के लिए कंपाइलेशन ले लीजिए आप लोग, एंड 2 से 3 बार रीड करना है उसको। डोंट बी लाइक कि आपने एक बार रीड कर लिया और आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना वो कोई फायदा नहीं होता है। आपकी अब तक वो मेमोरी में नहीं रह तो वहाँ रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप प्रीलिम्स में। सो ये एक चीज बहुत ज्यादा ऐसे है कि आप जितने ज्यादा सोर्सेज से पढ़ लो करंट अफेयर्स, 3-4 जगह से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होता है। एक जगह से पढ़िए कई बार। एंड ये 20% रहेगा आपका प्रीलिम्स से प्रिपरेशन का, 80% आपका स्टैटिक ही रहेगा। स्टैटिक में सोर्सेस आपके स्टैंडर्ड ही रहने चाहिए, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और इफ यू हैव क्लास नोट्स, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी के लिए आपके क्लास नोट्स रहने चाहिए। मार्केट में बहुत चीजें अवेलेबल हैं, डोंट गो फॉर ऑल ऑफ देम। कोई एक सोर्स पकड़ लीजिए। क्लास नोट्स आई वुड सजेस्ट कि सबसे बेस्ट चीज रहती है। आपकी क्लासेस अगर हुई होंगी तो आपको क्लास नोट्स मिले होंगे। सो आप क्लास नोट्स आपकी हमेशा प्राइमरी चीज रहनी चाहिए, प्रेफरेंस रहनी चाहिए। उसके बाद आपको सप्लीमेंट करने के लिए जो भी चाहिए वो आप इन सब बुक्स से देख सकते हो। एंड प्रीलिम्स में सबसे बड़ी चीज है, यू शुड हैव द स्किल टू सॉल्व एमसीक्यूज। The two people with same amount of knowledge, one can score 120 and one can be stuck in 50 marks only. क्योंकि प्रीलिम्स में आपको जो सबसे ज्यादा अच्छे सवाल आते हुए होंगे, that will be only 25-26 questions। उसके बाद सारा कैलकुलेटेड गैस ही होता है। उसके बाद it depends only on your skill to solve the MCQs, और वो डेवलप होती है टेस्ट से। तो अगर आपने टेस्ट, आई बिलीव दैट आप लगा रहे होंगे, बट अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक 5-6 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाए हैं, then you need to buckle up. Like इस prelim से पहले, if this is your first attempt, then you need to give at least 20 full length tests, and if this is your second or third attempt, then maybe 15 to 20 tests, because क्योंकि आप वो स्किल नहीं डेवलप कर पाओ जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे सामने बैठ के। एंड फोर्थ थिंग, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया, आपका टेस्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से आती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में आपको ये नहीं देखना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपको ट्राई करना है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट द यूपीएससी इज यूजिंग। समटाइम्स दे यूज एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक almost is not an extreme word. They use like none, only. So most of the time there is a pattern to it. अगर आप PYQ solve करेंगे आप समझ जाएंगे। And PYQs tell you in how much depth you need to study. आप में से बहुत लोग होंगे जो बस टॉपिक देखते हैं और वो पढ़ने लगते होंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको टॉपिक देखना है, देन यू नीड टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज। सेम चीज प्रीलिम्स में, सेम चीज मेंस में। पीवाईक्यूज देखो उसके, जस्ट एक बार रीड मार लो कितना डिटेल में पूछ रहा है। जैसे अब पॉलिटी बहुत डिटेल में पूछ रहा है, बट वही चीज है फिजिकल ज्योग्राफी, वो इतना डिटेल में नहीं पूछता है। आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप गेस कर लोगे उसका आंसर, बट पॉलिटी बहुत डिटेल में पूछने लगा है, क्योंकि पॉलिटी एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, उसमें डिटेल में जाया जा सकता है इनटू द टेक्निकलिटीज। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाईक्यूज आर योर बेस्ट फ्रेंड। आपने कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं। 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो मस्ट ही हैं। अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो जो कर रहे हैं उनके लिए वो 5 साल और पीछे जा सकते हैं, 2011 से कर सकते हैं वो, क्योंकि कभी सिलेबस चेंज हुआ है। एंड जो अभी जिन्होंने नहीं किया है वो 10 ईयर्स तो कंपल्सरीली कर लें। टाइम ज्यादा लगेगा बट उनका उसका बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। उसमें आप जितना एफर्ट डालोगे उसका 2x आपको रिटर्न मिलेगा, उसका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक सॉल्व करने की जो स्किल डेवलप होती है, क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज जो टेस्ट वेस्ट है उनकी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट होती है। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको 200 मार्क्स में आपको 120 मार्क्स का आता हो। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप 200 मार्क्स में आप 90 मार्क्स का आप ले आओ किसी तरह। एंड ये जो मार्क्स हैं वो आपके, वो ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना आता था, आपने कितना गेस किया।
आपके अंदर वो स्किल डेवलप होनी चाहिए कि आप 90 मार्क्स तक पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो। प्रीलिम्स में मेन फोकस आपका यही 4 चीजों पे रहना चाहिए। मेरा मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने इस अटेम्प्ट से पहले करीब करीब 50 से 60 टेस्ट लगाए हैं। अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको 20 सजेस्ट कर रहा हूँ, बट मैंने अपने लिए जो मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, मैंने 50 to 60 टेस्ट जीएस के। एंड मेरा बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया, मैंने बीएससी किया हुआ है, सो आई हैड गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स। फिर भी मैंने करीब 15 to 20 टेस्ट सीसैट के लगाए थे, इवन दो आई डिडंट नीड टू, बट फिर भी लगा। उससे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होता है कि मैं अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ फोकस मेरा जीएस पे, मुझे पता है सीसैट का कैसा ही पेपर आ जाए, आई क्वालिफाई। ये चीजें आपको देखनी है। प्रीलिम्स में इतनी चीजें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें प्रीलिम्स स्पेसिफिक। और एल्स विल मूव ऑन। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କିଏ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାର। କୁହ। जी जी बोलिए। सर आपने बोला कि पीवाईक्यूज 2-3 बार एटलीस्ट सॉल्व करना चाहिए, तो जी जी। मतलब कैसे सॉल्व करें, उसका स्टेप्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, क्योंकि 1-2 बार करने से वो याद हो जाता है वो क्वेश्चंस और आंसर्स भी, तो कैसे सॉल्व करें? हाँ, वही मैंने बोला ना कि पीवाईक्यूज आपको ऐसे नहीं करने हैं कि जो मतलब उसके आंसर आपको नहीं निकालने हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन आया तो आप पहले उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है, फिर उसके 4 ऑप्शंस पढ़ो। पहली बात तो एक पीवाईक्यू होता है प्रिपेयर करना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने टॉपिक, आपको पता चल गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो आपको वो टॉपिक पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से अगर दोबारा सवाल आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। और उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करना वो गेम ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है, वो आप उसमें अपनी वो नॉलेज नहीं चेक कर रहे हो। मे बी वो उस साल करंट अफेयर्स रहा हो, अभी आपको याद करके क्या उसको मिल जाएगा, वो है ही नहीं उस चीज का गेम। अगर स्टैटिक आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से दोबारा कोई सवाल आए तो मेरा और गलत नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड चीज, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, सही ऑप्शन एक होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं। वो तीनों ऑप्शन आपके प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फिजिकल फीचर पूछा हुआ, जैसे लैंडफॉर्म्स है ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया और पूछ लिया कि ये किसका है, ये डिस्क्रिप्शन किसको डिफाइन कर रहा है, उसमें से एक आंसर है, बाकी 3 और रॉन्ग आंसर्स हैं, बट वो 3 आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो आपको पीवाईक्यूज इस डिटेल में करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पीवाईक्यूज देख रहे हो तो डेफिनेटली सॉल्व इट। थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन के आंसर सही मिल रहे हैं, थोड़ा सा आपको उसमें प्राउड होने वाली बात भी है। बट अगर आप दूसरी बार उसको देख रहे हो तो आपका मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि आपकी फेमिलियरिटी बढ़नी चाहिए यूपीएससी की लैंग्वेज से, और जो ऑप्शंस हैं वो प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। किसी भी कोचिंग का आप कंपाइलेशन ले लो, 10 ईयर्स 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज आते हैं, उसमें वो सोल्यूशन ऐसे वाला लेना जिसमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन हो। ऐसी चीज अगर आप ले लोगे तो उससे प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और स्टैटिक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वहां पर जाओ, वहां से प्रिपेयर करो। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, वो हर साल बदलते हैं, उसकी बस लैंग्वेज समझ लेना। और इससे रिलेटेड कुछ? गुड इवनिंग सर। एक मिनट जी, संतोष जी आप बोलिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर क्लियरिंग दिस वेरी प्रेस्टिजियस यूपीएससी एग्जामिनेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। और जी, हम यही कहना चाहेंगे सर, पूछना चाहते हैं थे कि जैसे स्टैंडर्ड सोर्सेस तो हमें मालूम है कि सभी कोई जानते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, फिर स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बट इसी तरह से स्टैंडर्ड कुछ एमसीक्यू सॉल्विंग बुक्स हमें बता देते हैं, बिकॉज मार्केट में इतने सारे अवेलेबल हैं, हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं कि किसे हम ये करें, और कौन सा बुक इस तरह से रहेगा जिससे हम एप्टीट्यूड डेवलप कर सके जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें हेल्पफुल हो। देखिए, 2 चीजें, पहली तो आपने बुक पूछी और दूसरा कि मतलब कैसे ये डेवलप होना। तो पहले दूसरे पार्ट का आंसर दे देता हूँ। देखिए, पीवाईक्यूज जब भी आप देखते हैं तो किसी भी बुक में हो, उसमें क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, फिर सोल्यूशन रहता है उसका, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है इस चीज में तो पहले आप आंसर हाइड कर लो और अपने से पढ़ो और सोचो उसके बारे में कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। नहीं आता कोई मतलब नहीं, वो आपने कभी सुना भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस सोचो उसको। ये नहीं कि बस नहीं आता तो आगे बढ़ गए, है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा करोगे नहीं। एग्जाम में आप कुछ नहीं तो 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं ना,
उसमें कई सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको बिल्डअप डाउट जो आपने कभी सुनी ही ना हो, फिर भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है वो चीजों को। तो पहली बात तो सोचने की आदत डालो, और जब आप सोचोगे ना वो लैंग्वेज पढ़ पढ़ के, तो अपने आप वो हैबिट डेवलप हो जाएगी यूपीएससी को अंडरस्टैंड करने की। तो कोई भी आप सोर्स से अगर कर रहे हो पीवाईक्यूज, तो ये चीज आपको खुद से ही करनी है, वो बुक नहीं कराएगी आपको, कोई टीचर भी नहीं कराएगा आपको, टू बी ऑनेस्ट। किसी टीचर से आप कर लो, क्योंकि ये चीज बहुत पर्सनल है, आपके अंदर वो थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। जैसे मैंने ये पीवाईक्यूज, मुझे लगता है मैंने 2 अटेम्प्ट में 7 से 8 बार पढ़े हैं। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने 7 से 8 बार सारे पीवाईक्यूज पढ़े हैं 10 से 12 साल के। एंड इन पॉलिटी आई इवन वेंट बैक टू 1995, मैं 1995 तक गया हूँ पीवाईक्यूज में पॉलिटी के, क्योंकि मुझे तब बहुत डिफरेंट आते थे, तब बहुत फैक्चुअल भी आते थे। उन्होंने इलेक्शन में रिजल्ट तक पूछा हुआ है पहले, तो उतनी जरूरत नहीं है आपको, बट बता रहा हूँ आपको एक चीज कि वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा आपको। पीवाईक्यूज को बार बार पढ़ो और अच्छे से एनालाइज करो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। और वो आपका पहला क्वेश्चन जो था सोर्स यार ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कभी अपना सोल्यूशन निकालता है नहीं। जो भी आप, जैसे कोई एक सब्जेक्ट आपको किसी एक बुक में अच्छा मिल जाएगा जहाँ पे उनकी फैकल्टी अच्छी हुई, कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको दूसरी बुक में अच्छा मिल जाएगा, तो उसका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। आपको जहां भी डाउट लगे आप नेट पे जाओ, यूट्यूब पे हर चीज फ्री में है, आपके इतने अच्छे अच्छे मेंटर से आप उनसे बात करो, वो भी नहीं हो रहा है आपसे तो एआई से पूछो, एआई का यूज करो। तो ये आपके पास सोर्सेज रिसोर्सेज बहुत हैं। देखिए यूपीएससी जितना भी एग्जाम है ना, वो आपसे मैच्योरिटी मांगता है, कि जैसे कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, यूपीएससी ने कोई रिकमेंड नहीं करी है। लक्ष्मीकांत भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, यूपीएससी का मंत्र है, कहीं से भी पूछेगा पॉलिटी में। अभी यूपीएससी सीएपीएफ या सीडीएस में क्वेश्चन आया था, वो लक्ष्मीकांत ने गलत दिया होगा, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो स्टैंडर्ड बुक कोई नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की। आपके पास वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज कितनी डिटेल में कहाँ से पढ़नी है। और पीवाईक्यूज में ये चीज आपकी आएगी जब आप रीड करोगे उसको। जैसे जो आपने बोला ना कि ये 4 ऑप्शंस आते हैं, उसको कहाँ से रीड करें, तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, लेवल डज नॉट मैटर। आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे कम लग रहा है, नेट पे डालो, एआई पे डालो, वो क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल दे देगा। यूट्यूब पे डालो, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, सब डिटेल मिल जाएगी। सो बी रिसोर्सफुल, किसी एक चीज पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि एग्जाम किसी एक चीज से नहीं बन रहा है। एग्जाम ये पूरी इंडिया की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से बन रहा है। सो ट्राई टू बी मोर रिसोर्सफुल एंड मोर ओपन। कोई स्टैंडर्ड सोर्स से मत रुकिएगा। मतलब लक्ष्मीकांत में तो आपको रुकना ही पड़ेगा, स्पेक्ट्रम पे रुकना ही पड़ेगा, बट नॉट फॉर पीवाईक्यूज। कोई क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन अनसेटिस्फैक्टरी लग रहा है, तुरंत नेट पे डालिए, एआई पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, आपको मिल जाएगा। और जी कुछ? सर, थैंक यू जी। सर, दैट्स ऑल सर। और कोई पूछ रहा ये है? ज्योतिर्मयी पांडा जी पूछ रही थी, आप ही पूछ रही थी मैम? इस सर, जी गुड इवनिंग सर। सर मैं गुड पूछ रही थी कि जो ज्योग्राफी में आते हैं पेयर्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 1 और 2 पेयर आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं, हम जानते थे पेयर्स, पर दूसरे वाले जो रह जाते हैं, हम जो जैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, वो क्वेश्चन ज्यादातर मेरा मिस्टेक ही हो जाते हैं, यूपीएससी में भी और ओपीएससी में भी। तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखिए मैम, ओपीएससी का तो मुझे आइडिया नहीं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट यूपीएससी में ये शुरू हो गया है कि पहले सिर्फ 2 पेयर आते थे, अब 3-3 पेयर भी आने लगे हैं, कि एक ही कॉलम में 3-3 रोज रहेंगी। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो है कि आपको क्वेश्चन का लेवल क्या है। जैसे ज्योग्राफी में आपने कहा कि मैच द फॉलोइंग, जिसमें कभी कभी ऐसा रहता है लोकेशन आ गई और कंट्री पूछ ली, या किस लिए वो फेमस है ये पूछ लिया, ऐसे भी पूछे गए क्वेश्चन। तो अगर वैसा है और आपको 50% क्वेश्चन आता है, तो आप अटेम्प्ट करिए। अगर आपको 3 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन पता है, बाकी 2 का कोई आइडिया नहीं है, तो स्किप कर दीजिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते ही नहीं है। और क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेशली इतना बड़ा है, जैसे इसी बार क्वेश्चन आया था शायद कि 3 लेक्स दे दी गई थी और पूछा था कि 2025 का ही क्वेश्चन था कि इनमें से इक्वेटर पे कौन है। मुझे 1 लेक का पता था, वो नहीं है, मुझे बाकी 2 लेक का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो आई डिडंट इवन वेस्ट अ सेकंड ऑन इट। मैंने बस वो 3 ऑप्शंस पढ़े, मुझे टन्नाइका शायद पता था, बाकी 2 का मुझे नाम भी नहीं पता था, तुरंत स्किप करिए उसको, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। और वो मार्क्स डिसाइड करते ही नहीं है। आपको 200 में से 90-95 चाहिए, तो आप ऐसी अपना ज्योग्राफी इतना स्ट्रॉन्ग कर लो जो स्टैटिक है, कि ज्योग्राफी के मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन है सब मिला के, तो आपके 13-14 सही हो रहे हो, क्योंकि वो उतने डुएबल होते हैं। जो ये मैच द फॉलोइंग वो सारे आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी ऑप्शंस पे डाल सकते हैं। इफ यू आर 50% श्योर, देन यू शुड टेक द चांस, अदरवाइज लीव इट। उस
मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप इतना पढ़ ही नहीं पाओगे जितना उसमें पूछ सकता है, वर्ल्ड में हो गया। तो मेरे हिसाब से यही करना चाहिए, बट मैं यही करता हूँ और मेरे काफ़ी सही होते हैं। जैसे अगर मैं 60% अटेम्प्ट करता हूँ ये मैच द फॉलोइंग, तो मेरे 60 में से, जैसे मैंने 10 में से 6 अटेम्प्ट किए तो मेरे 5 सही होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको मे भी बेनिफिट मिले। आप टेस्ट में ये चीज़ ट्राई करके देखो एक बार, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो टेस्ट में ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। अगले 2 टेस्ट में ट्राई करके देखिए, और फिर उससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर दूसरी चीज़ देखेंगे। थैंक यू सर। ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ रिलेटेड? अभी प्रीलिम्स आने वाला है। आई थिंक यू शुड हैव मोर क्वेश्चंस अगर आप में से कोई फर्स्ट अटेम्प्टर है तो। बाकी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग अभी एंजाइटी में नहीं होगे। ସଂଗ୍ରାମଜିତ କିଛି ପଚାରିବ? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते भैया, बताइए। सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं जब अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं फोरम का सिमुलेटर अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसमें सर एनवायरनमेंट का जो रैंडम टाइप क्वेश्चन आता है, जो कौन सा, जो फाइनेंस कौन कर रहा है, जो कमिट, ऐसा कुछ सर, तो उसको कैसे टैकल करना है? देखिए, पहली चीज तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये कहीं ना कहीं से देख के, मतलब कोई ऐसे रैंडमली नहीं बनाता। या तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो रहा है जो पिछले साल में आया हुआ है, या स्टैटिक से कुछ डिराइव करके बनाया जाता है। तो अगर आपका स्टैटिक उस चीज से आता है तो मतलब उस चीज का स्टैटिक से रिलेशन और आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्टैटिक पे आपको जाना चाहिए। मैं हमेशा, मतलब मेरा ये हमेशा से वो रहा है मंत्रा कि रैंडम क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं बनते, कहीं ना कहीं उनका कुछ रहता है। जो कोचिंग वाले भी बनाते हैं, जो सिमुलेटर भी बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से लेते ही हैं, क्योंकि वो अप्रूव, एक लंबी प्रोसेस ऑफ अप्रूवल के थ्रू हो जाता है। और अगर आपको जैसे कि बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर तो छोड़ दीजिए। आपको ये भी देखना है ना कि आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको 80 ही अटेम्प्ट करने हैं, 80 to 85। मैं थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम है। पर अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपको 20 क्वेश्चंस लीव करने हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे। रैंडम क्वेश्चंस पे कभी ऐसे स्ट्रेस नहीं करना है। अगर वो स्टैटिक से डिराइव्ड है तो फिर तो मतलब कि उसको आपको पढ़ा होना चाहिए। बट अगर वो स्टैटिक से डिराइव्ड नहीं है तो फिर उसे एकदम छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसमें सरदर्द कराना ही नहीं है अपना, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना। यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द सन। तो हर चीज पे टेंशन लेनी नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए कि ये क्वेश्चन मैं आता, मैं यूपीएससी में छोड़ता एंड प्राउडली छोड़ता, कोई ऐसी उसमें वाली बात नहीं है। आपको ये एम में रखिए, आपको 90 to 100 मार्क्स चाहिए। उसके लिए आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो कि आपका स्टैटिक तैयार है, आपने करंट अफेयर्स ठीक ठाक रीड किया हुआ है, आपने टेस्ट लगाया हुआ है, बस। रैंडम क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा आते हैं, आई नो, क्योंकि उनको एक क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना है, उनको 3 महीने में 10 क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर क्वेश्चन उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं हो सकता है टॉपिक से। तो वो ह्यूमन मिस्टेक है, तो उसको इतना लोड नहीं लेना है आपको। सर CSAT में मैथमेटिक्स पोर्शन को आपने कैसे टैकल किया था? यार CSAT में आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन टू आस्क, क्योंकि पता है CSAT ना, मैंने पूरी लाइफ ही मैथ्स पढ़ी है। मेरा 12th तक मैथ्स था, फिर मैंने BSc की, उसमें मेरे 3 साल मैथ्स थे। और उसके बाद फिर मैंने CSAT की क्लासेस की। तो उस CSAT की क्लासेस मेरे बस रिवीजन थी, कि मैं CSAT क्लासेस में जाता था और वो 2-2.5 घंटे में जो शीट देते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, मैं उससे सॉल्व करता था बस। तो CSAT के लिए, और CSAT में अच्छा, हाँ, अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो देन गो विद इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपने जब से CSAT शुरू हुआ है अब तक, अगर आपने वो पढ़ लिए सारे क्वेश्चंस और अच्छे से सॉल्व कर लिए इन 50 मिनट्स, क्योंकि मेरी अप्रोच हमेशा CSAT में ये रहती है कि आई टेक अप द क्वेश्चन पेपर एंड 50 मिनट्स में सिर्फ इंग्लिश सॉल्व करता हूँ। और इंग्लिश में मेरे 27 से 28 क्वेश्चन जो होते हैं मैं 25 तो सॉल्व करता ही करता हूँ। मतलब 25 से कम मैंने आज तक किसी पेपर में, मतलब टेस्ट में या किसी में भी अटेम्प्ट किए ही नहीं है। तो इंग्लिश में हमेशा ये, क्योंकि बहुत सेफ रहता है वो। इंग्लिश में आपको स्पेसिफिक टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा उसमें वो फंसाते हैं नहीं। तो अगर आपने इंग्लिश ठीक ठाक कर ली तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने मैथ्स और रीजनिंग के 5-5 सवाल भी सही कर दिए
तो आप क्वालिफाइंग के ऊपर चले जाओगे। तो आपका पहली बार अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपका मैथ्स प्राइमरी होना ही नहीं चाहिए सीसैट के लिए, आपका इंग्लिश या रीजनिंग प्राइमरी होना चाहिए। और मैथ्स में फिर आपका ये मोटिव रहना चाहिए कि मैं किसी तरह 4 से 5 क्वेश्चन जो ईजी हैं, और पहचानोगे कैसे जो ईजी हैं, वो आपको आएगा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अलग से नहीं करनी है, टेस्ट पेपर्स लगाओ, PYQs लगाओ। यूपीएससी का 2023 में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, वरना उसके बाद 2024 2025 दोनों में इजी आया था, एंड दोनों डुएबल पेपर थे बहुत आराम से। सीसैट में बहुत कम बच्चे रुके हैं इन 2 सालों में। तो अगर आप इंग्लिश के ऊपर डिसेंट कमांड कर लोगे, इंग्लिश की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, PYQs करो, 1 घंटे का टाइमर लगाओ पहले दिन, अगले दिन 58 मिनट्स करो, अगले पहले दिन 2013 का पेपर सॉल्व करो, फिर 2014 का सॉल्व करो, ऐसे करो 2-3 दिन का गैप लेके बीच में, उससे हो जाएगा इंग्लिश। और आपका इंग्लिश में आपने जैसे ही 1 घंटे का टाइमर हुआ और आपने 27-28 क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप बिना पैनिक किए आराम से मैथ्स और रीजनिंग रीड कर सकते हो। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो रीजनिंग साथ भी कर सकते हो। फिर जैसे आपने कहा कि आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स के साथ मत करना, और बाकी इंग्लिश सबसे पहले उठाओ, फिर रीजनिंग उठाओ, फिर मैथ्स उठाओ, क्योंकि सीसैट के मार्क्स मैटर करते हैं नहीं, 66 आपको चाहिए। अगर आप इंग्लिश से ही 45-50 खींच लेते हो इसी तरह, 2.5 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए तो आपका हो जाता है वो 50 मार्क्स के आसपास। आपने 45-50 खींच दिया उस पर, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप मैथ्स और रीजनिंग में 4-4 5-5 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए, तो आप आराम से निकल जाओगे। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स सिर्फ अब 2 महीने में तो अच्छी हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, और मैथ्स में जो बेसिक चीजें हैं, LCM HCF हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका नंबर सिस्टम तो काफी बड़ा है, ये रीजनिंग में क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ये जो बड़े बड़े टॉपिक है जिनसे हर साल एक आध सवाल बनता ही है, डायरेक्शन ईजी है, तो ये सब सवाल आप कर लीजिए, ये सब टॉपिक्स पढ़ लीजिए 1-1 घंटे 1.5 घंटे में, ताकि इससे जो आसान सवाल है वो आप कर सकें। और कुछ सर आप जो टेस्ट देते हैं उसको एनालिसिस कैसे करते हैं बाद में आके? हाँ, मतलब ये सिर्फ टेस्ट देना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वो कैसे करते हैं? जी। तो इसमें देखिए 2 चीजें हैं। पहले तो जब आप टेस्ट देते हैं तो आप टेस्ट देते टाइम अच्छे से सोचिए, बहुत सीरियसली दीजिए, वो तो गिवन है ऑब्वियसली, बट टेस्ट देते टाइम मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अभी टेस्ट पेपर है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता, कि टेस्ट देते टाइम मैं जो भी मेरे मन में आ रहा होता है उस सवाल को देख के मैं वो नोट करता रहता हूँ साइड में। जैसे मान लीजिए वहां पे दिया हुआ है कि सम क्वीन रूल्ड फ्रॉम दिस टू दिस ईयर, तो मेरे मन में आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट मेरे मन में आ रहा है कि यार नहीं ये साल था, तो मैंने साइड में नोट कर लिया और अपने हिसाब से आंसर मार्क कर दिया। तो अब जब उसका सोल्यूशन मैं देखूंगा तो मेरे सामने क्वेश्चन पेपर खुला रहेगा, और मेरे सामने ये भी खुला रहेगा कि उस समय मैं सोच क्या रहा था। आंसर गलत सही अलग बात है, तो इससे अगर मेरी थिंकिंग सही थी तो उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है कि हाँ मैं और इस चीज को बढ़ा सकता हूँ, कि मैं थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूँ अपनी थिंकिंग के ऊपर। और गलत हुआ तो मुझे सीधा मिल जाएगा कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, तो मैं उस चीज को एनालाइज करूंगा। एंड 1 क्वेश्चन पेपर फुल लेंथ टेस्ट टेक्स यू 3 to 4 hours ऑफ टाइम टू रीड द सॉल्यूशंस। तो 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे ये सोल्यूशन पढ़ने में। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो करंट अफेयर्स है वो आपको नई चीज मिले तो एक पन्ना लीजिए, उसमें 1 लाइन नोट कर लीजिए जो भी उसमें आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसे आपने 10 टेस्ट लगाया, आपके पास 10 पन्ने हो गए, आपको रिवाइज करने में मुश्किल से उसको 2 से 3 घंटे लगेंगे। पेपर 1 हफ्ते पहले उसे रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत है उतना। एनालाइज करने का एक तरीका और है कि एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसमें आप जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जैसे पेपर में आपने खोल के देखा, तो पेपर के साथ साथ जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर नोट करिए, उसमें अपना डाउट लिखते जाइए। सही हो रहा है गलत हो रहा है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो जब आप सोल्यूशन पढ़ोगे तो उन क्वेश्चन पे स्पेसिफिक फोकस रहेगा आपका। ऐसे आप कर सकते हो, पर हाँ एनालिसिस में टाइम जाएगा आपका, 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, वरना कोई मतलब नहीं टेस्ट देने का। और सर अभी जैसे टाइम कम है तो अभी सेक्शनल कर सकते हैं या बस FLT देना चाहिए? नहीं, सेक्शनल का टाइम अब गया। सेक्शनल आपको फेब मिड से पहले तक कंप्लीट कर लेने चाहिए थे। अगर आपकी क्लासेस चल रही थी तो आई डोंट नो, बट दिसंबर से फेब तक आपको सेक्शनल लगाने चाहिए थे। स्टेट पीसीएस सर वो एक्चुअली स्टेट पीसीएस का मेंस था। तो फिर अब आप FLT लगाइए।
अब ओके आप सर। हाँ FLT लगाइए और FLT को अच्छे से एनालाइज करिए। हर हर अगर आपने कोई टेस्ट नहीं लगाया है तो हर दूसरे तीसरे दिन लगा लीजिए। अभी भी टाइम है इतना कि आपको वो हो जाएगा। और आप क्योंकि स्टेट पीसेस आपने मेंस लिखा है तो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा, तो आपके पास अंदर मतलब प्रीलिम्स की स्किल सबकी वही है। एक जगह आपने डेवलप कर ली, हर जगह वो काम आती है। बस थोड़ा सा टेस्ट से नॉलेज अपना बढ़ाइए बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। FLT दीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारे उड़ीसा में क्या है ना, हम्म, टेस्ट का कल्चर ना इतना डेवलप नहीं हुआ है। क्यों? बच्चे ज्यादा ना फोकस करते हैं कि नहीं, माइंडसेट एक ऐसा हो गया, ये प्री में भी मेंस में भी मैं ऑब्जर्व किया हूँ उड़ीसा में। इधर क्या हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं जब एग्जाम आ जाए तो टेस्ट सीरीज में। उधर क्या बच्चे के दिमाग में क्या है कि पहले हम सब कुछ पढ़ लेते हैं बाद में टेस्ट देंगे, मतलब यही ट्रेंड चलते आ रहा है। तो ये लोग मतलब रिजल्ट मतलब खराब होने का भी यही एक है कि मैं जब बोलता हूँ कि तुम लोग 50-60 FLT पे फोकस करो, 50-60 टेस्ट दो, तो उनको अजीब अजीब लगता है मेरे बात। वो सही चीज है। नहीं देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो समझ में आता है, बट आप भी सोचो ना, इतना नॉलेज से करोगे क्या जब आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। प्रीलिम्स में तो फिर भी आपको वही करना है। मेंस जिन्होंने दिया हो ना, मेंस में यूपीएससी का आपने मेंस दिया है किसी ने आप में से, तो आपको पता होगा कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नॉलेज धरा धरा रह जाएगा। 3 घंटे पेपर पूरा ही नहीं होता है, हाथ दर्द होने लगता है, इतना ज्यादा लिखना पड़ता है उस पर। तो टेस्ट तो यार मतलब कि नॉन नेगोशिएबल है। मैं तो मेरे जितने साथ के दोस्त हैं मतलब जबरदस्ती टेस्ट में दिलाता हूँ। अभी जो आपके ये होंगे सिमुलेटर होते हैं वो तो जबरदस्ती, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि वो सब पढ़ के टेस्ट दे रहा, तो फिर आप पढ़ते ही रह जाओगे, क्योंकि आप सब नहीं पढ़ पाओगे ना यूपीएससी में। ये जेई तो है नहीं, इसका डिफाइंड सिलेबस है, उन्होंने आपको एक बस दे दिया। प्रीलिम्स का तो सिलेबस कुछ है ही नहीं। प्रीलिम्स का सिलेबस मुश्किल से 8 या 10 लाइन का है। तो अगर आपको ये लग रहा है सब पढ़ के टेस्ट दूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। टेस्ट आपको अपने लिए देना ही देना है। मैंने खुद बताया ना, मैंने इस अटेम्प्ट में 50 से 60 टेस्ट दिए हैं और मेरा प्रीलिम्स में स्कोर 120 के आसपास ही था, और वो सब टेस्ट की वजह से था। पिछली बार मेरा स्कोर, पिछली बार की मार्कशीट आ गई थी 82.5 था। इस बार मेरा जो कोचिंग की मार्कशीट आई थी उसके हिसाब से 117 to 125 इसमें ऑसिलेट कर रहा है। तो इतना जो जंप आया है, नॉलेज का कोई बहुत अंतर नहीं आया है। रिवीजन किया वो बात सही है, बट मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है। सेम मेरे सोर्सेस पिछले साल थे, सेम इस साल थे, बस ये ही बीच में 50 से 60 टेस्ट का अंतर आ गया है। मतलब मैंने इतने टेस्ट दिए हैं कि जो रैंडम कोचिंग्स अपने प्रमोट करने के लिए टेस्ट बनाती हैं, मैं वो भी तक ऑनलाइन जाके दे देता था। कोई उसमें वो नहीं थी। टेस्ट आप दीजिए। टेस्ट तो अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि वो स्किप कर देगा और बहुत ज्यादा पढ़ लेगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। अनलेस यू आर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो तो बात अलग है, बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो फिर टेस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। और किसी कोई सवाल है? ये पूछिएगा प्रोग्राम विजन का तो है, और किस इंस्टीट्यूट का एफिलिएट देना है? प्रदीप तुम्हारा तुम आवाज टिके क्लियर आसुनी, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ क्लियर करके पचार। आप टाइप कर दो अगर इसमें टाइप हो पाता है तो, अगर नहीं हो पाता। सर मैं बोल रहा हूँ विजन और फॉर्म का तो एफिलिएट देना है, और उसके साथ और कौन सा इंस्टीट्यूट का एफिलिएट लगाना है? क्या FLT बुझेला ना, ଆଉ ଥରେ କୁହ ତ। आप पूछ रहे हो किसका FLT लगाना है, ये पूछ रहे सॉरी हो? सॉरी सर मैं बोल रहा हूँ विजन और फॉर्म का तो एफिलिएट देना है, और हाँ इसके साथ और कौन इंस्टीट्यूट का एफिलिएट देना जो सही है आपकी? सर मैंने विजन और फोरम की FLT बहुत ही कम लगाए हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, कुछ ऐसा नहीं है। आपने जो बोला ना देना है, कुछ ऐसा नहीं है। किसी का कुछ नहीं देना है। यूपीएससी कहीं से क्वेश्चन पेपर नहीं देखता है बनाने से पहले। आपको एक कोचिंग पकड़ लो। आप अगर आपको ये IAS अकेडमी से, जैसे श्रेयांश IAS अकेडमी से मिल रहा है क्वेश्चन पेपर, बहुत अच्छी बात है, वहीं के लगाओ। बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन कहीं से रिपीट नहीं होंगे। आपको स्किल डेवलप करनी है। आपको आपका प्राइमरी सोर्स रहेगा PYQ, और आपको टेस्ट ये रहेगा, आपको स्किल डेवलप करनी है। जैसे आपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप नाम ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है कि आपको इसी के लगाने हैं। किसी भी कोचिंग से ले लीजिए, सबकी जो बनाने वाली टीम है वो सेम क्वालिफिकेशंस पे ही है। तो कोचिंग कौन सी है इस पे ज्यादा मत चाहिए, आप इस पे जाइए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। और ये जो सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपको वो भी करवाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि आप उसमें अगर बैठ रहे हो तो आप कितने पानी में हो उसमें, क्योंकि इसमें 40-50 हजार बच्चे देते हैं।
जैसे जो मैं देता हूँ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, उसमें 30-35 हजार 40 हजार बच्चे देते हैं। ओडिशा में भी होता है। हाँ, तो बस उस पर आप फोकस करिए, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी क्या रैंक आ रही है। कोचिंग की इसके लगाने हैं उससे लाने, इस पे मत जाइए, क्योंकि आपको एट द एंड सिलेक्शन लेना है। कोचिंग कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, डज नॉट मैटर। मैंने नहीं लगाए थे उनके टेस्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ? ଡିକେ ଦିନେଶ କିଛି ପଚାରିବ? इधर हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं। अच्छा, उड़ीसा में? उड़ीसा पीसीएस में। यूपीएससी मेंस का तो मैं 1-2 दिख पा रहा हूँ, 2 जो लिखे हैं। नहीं, यूपीएससी मेंस के लिए अभी बहुत ज्यादा बच्चे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है ना। जो लिखे हैं बाकी स्टेट पीसीएस मेंस इधर मैक्सिमम लिखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सीधा ना मेंस को जीवा तो मेंस में ही हमें जंप करवा तो। शुड आई स्टार्ट विद द मेंस? ठीक है। तो ठीक है, पहली बात तो मेंस और प्रीलिम्स की पढ़ाई में काफी अंतर है। तो जो ये मेंस प्रीलिम्स में आपने कोई चीज थोड़ी बहुत देखी भी हुई होगी, तो आपको ऑप्शन से देख के याद आ जाएगा। एंड प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग ना, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके एंड की रैंक में नहीं जुड़ते हैं। और मेंस में आपका हर एक मार्क मैटर करेगा। मेंस में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा हैं। पहली बात कि आपका एथिक्स और एसे, ये 2 चीजें हैं जो आपका बहुत अच्छे से डिसाइड करेंगी। और थर्ड चीज है ऑप्शनल। ऑप्शनल में चूंकि मार्क्स आराम से 200 सोशियो में रहा है, तो आराम से उसमें 270-280 तक आ सकते हैं। अभी मेरी मार्कशीट नहीं आई तो मुझे पता नहीं मेरे क्या मार्क्स हैं, बट आई हैव बीन पार्ट ऑफ श्रेयांश सर की मेंटर ग्रुप का यहाँ दिल्ली में जो है, मैं उनसे काफी गाइडेंस लिया मैंने। तो आपकी सोशियो में पहली बात तो आपके पास टीचर अच्छे हैं, जो भी सोशियो के ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो। एंड सेकेंड चीज, ऑप्शनल में आप सबसे पहले ये करना कि जो आपका क्लास का कंटेंट होगा उसको ऐसे पढ़ लेना कि आपका प्राइमरी सोर्स वही हो। कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे कि जो मार्केट में अवेलेबल है, हार्लम्बर्स वगैरह, वो आपका हमेशा सेकेंडरी रहना चाहिए। जो आपके क्लास नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने क्लासेस किए या आपने खुद के नोट्स बनाए, आपने सेल्फ स्टडी की है, तो वो हमेशा आपका प्राइमरी रखना, आप अपने टीचर से हेल्प लेना। एंड सेकेंड चीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग होता है। ऑप्शनल ही आपकी रैंक डिसाइड करेगा, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट इट इज फिजिकली एंड मेंटली वेरी टायरिंग, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी तो प्रीलिम्स का टाइम है, अभी आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस नहीं लिखा है एटलीस्ट यूपीएससी का, वो ग्रेविटी नहीं समझते हैं मेंस की, क्योंकि मेंस बहुत टायरिंग है। उसमें आप 12-13 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ना नहीं रहता, उसमें लिखना भी रहता है, तो फिजिकली बहुत टायरिंग रहता है। उसके बाद फिर आपको सिमुलेटर देने ही देने हैं। टेस्ट सीरीज आपको कंपल्सरीली कोई ना कोई ज्वाइन करनी है, इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसलिए क्योंकि आपको आदत होनी चाहिए लिखने की। इतना लिखना भी बहुत बड़ी बात है अपने में। उसके अलावा पीवाईक्यूज विल बी योर प्राइमरी सोर्स, क्योंकि अब तो पीवाईक्यूज मेंस से बहुत रिपीट हो रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर में शायद बहुत ही कम नए पीवाईक्यूज आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2020 से पहले के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये सब आप जब पीवाईक्यूज देख रहे हो तभी एनालाइज कर पाओगे। अभी उस चीज का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, अभी उस चीज का टाइम नहीं है। बट ये बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस उसका टाइम रहेगा। एसए पे स्पेशल फोकस करना, ऑप्शनल पे और एथिक्स पे। जीएस में क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता नहीं है, जीएस में एवरेज मार्किंग रहती है, जो वेरिएशन रहता भी है 20 से 25 मार्क्स का रहता है, तो दे डोंट डिसाइड योर रैंक। ये 3 चीजों पे आपका स्पेशल फोकस रहना चाहिए। मेंस में आपका किसी का स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मेंस में मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी चीज है जो मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं, क्योंकि मेंस का अभी टाइम नहीं है वैसा। जीएस वाइज स्ट्रेटजी अभी कोई उसके ऊपर बात करने का मतलब नहीं है। एथिक्स के लिए हाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि एथिक्स में केस स्टडीज रेडी रखिए, अपनी एग्जाम्पल्स रेडी रखिए। केस स्टडीज मतलब जो पेपर में आती है वो नहीं है, तो कोट करने के लिए आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स रेडी रखिए, थिंकर्स रेडी रखिए, कोट्स रेडी रखिए। वो थिंकर्स रेडी रखिए, उनकी थ्योरीज रेडी रखिए, कहीं भी यूज हो जाती हैं ये सब। जैसे कि कैरल गिलिगन हो गए, महात्मा गांधी हो गए,
कार्ल मार्क्स हो रहे हैं, कहीं कहीं कार्ल मार्क्स भी यूज हो जाते हैं, द टाइम है सोशियो के वो भी यूज हो जाते हैं। तो अगर आपका ऑप्शनल ऐसा कुछ है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे इसका भी यूज कर, जैसे आपका फिलोसफी ऑप्शनल है या फिर आपका सोशियो ऑप्शनल है, एंथ्रो ऑप्शनल है, तो आप इनकी थ्योरीज भी ला सकते हो। एथिक्स में सबसे अच्छी चीज यही है कि आप किसी भी चीज, आपको आपके पास कंटेंट क्या है वो मैटर नहीं करेगा, आप प्रेजेंट कैसे करते हो वो मैटर करेगा। और करंट अफेयर्स का तो बहुत रोल है उसमें। मैंने इस साल के पेपर में 2025 के एथिक्स के पेपर में शायद 3 जगह मैंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक का एग्जाम्पल दिया है। एक ही पेपर में 3 जगह अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कि इंडिया ने कैसे बैलेंस किया, इंडिया ने कैसे रिटेलिएट किया और लोगों ने कैसे सपोर्ट किया। तो यही चीजें है ना। और केस स्टडीज में आपके पास हमेशा ये है कि अगर 4 पन्ने मिलते हैं तो आपको भरना आना चाहिए, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। केस स्टडीज में क्योंकि 4 पन्ने मिलते हैं और भरने में बहुत टाइम लगता है, केस स्टडीज लंबी होती है, लेंदी होते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। केस स्टडीज देखते ही सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करने की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं उसमें, फिर उनका मतलब टाइम रहे तो उनका क्या इंटरेस्ट है उसमें, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको नंबरिंग अच्छे से करके सब में 2-2, 3-3 पॉइंट विद प्रॉपर रीजनिंग आपको देनी है। और जो कोटेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में, जिन्होंने मेंस दिया उन्हें पता होगा, आते हैं 3 कोटेशंस आती हैं, उनको एक्सप्लेन करना रहता है। कोटेशंस वाले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आप कितने एंगल से ला सकते हो उसको, सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपको क्या मतलब समझ आया क्या नहीं आया। कोटेशन वाला क्वेश्चन मेरा तो सबसे बढ़िया मूल मंत्र ये था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर 2-3 एग्जाम्पल डाल दिए जो मैं उस जैसे उस कोड को फिट करने में मैं देख पा रहा हूँ। एग्जाम्पल से चीजें बहुत जल्दी क्लियर होती हैं और जो एग्जामिनर है उसको भी एक फ्रेश वो ब्रेथ मिलता है कि हाँ ये चीज मुझे नहीं पता थी, मे बी ये चीज होती होगी। तो आप ऐसी चीज कर सकते हो एथिक्स में। ऐसे में प्रैक्टिस करो, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस हो जाता है ऐसे। एंड ऑप्शनल यू शुड हैव प्रिपेयर्ड, अभी तक आपका कम से कम प्रिपेयर्ड होना चाहिए ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल लेंदी होता है, हो नहीं पाता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तब सिर्फ पेपर लिखना रहता है आपको। मेंस से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। आप में से बहुत लोगों ने उड़ीसा का मेंस भी लिखा है, तो उससे कोई क्वेश्चन हो। सर आपने जब जो भी अभी कहा वो तो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन हमने इस बार ओपीएससी मेंस में भी देखा है। मतलब करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रिलेशन था हर पेपर में, अगर जिसने भी दिया हो। और सर बस ये पूछना है कि सोशियो में क्या करना है, अगर सपोज इस बार होता है नहीं होता है, जो भी होता है उसके बाद तो मेंस का प्रिपरेशन करना ही है, तो उसमें सोशियो को कैसे प्रिपेयर करें? अगर सपोज कोई इस बार नहीं होता है तो उससे पहले तो ऑप्शनल तो कम से कम क्लियर रहना चाहिए, तो उसको कैसे प्रिपेयर करें? क्लास नोट्स तो है पर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, या उसका पीवाईक्यू देखे, या लिखना कैसे सीखे, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, जैसे मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास अगर इस अटेम्प्ट में जो लोग दे रहे हैं नहीं होता है तो, और होता है तो पहले नहीं होता है तो बात कर लेते हैं। तो आपके पास मई में एग्जाम हो जाएगा, आपके पास 6 महीने रहेंगे टिल दिसंबर एंड आपके पास ऑप्शनल करने के लिए। और अगर सोशियो ऑप्शनल है तो इतना बड़ा नहीं है कि आपको पूरे 6 महीने लगे ना, आप उसमें कम से कम 2 बार दोनों पेपर कर सकते हो। सोशियो ऑप्शनल छोटा है, सबसे बेस्ट चीज ये है। तो ऑप्शनल के लिए सबसे पहले तो आपका जो स्टैंडर्ड मटेरियल है आप वो कंप्लीट करोगे दोबारा से। लोग पता है क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि उनका जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो इतनी बार रीड कर चुके होते हैं कि वो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वो नहीं करना है आपको। आपके स्टैंडर्ड मटेरियल आपको एकदम इंटरनलाइज कर लेना है, क्योंकि उतना ही पढ़ लो वही बहुत बड़ी बात है। जो भी आपके क्लास नोट्स रहेंगे आप उतना ही पढ़ लो वही बहुत बड़ी बात रहती है, उसे करना है। और उसके बाद जो बुक्स आती हैं जैसे हॉलबॉर्न हो गया या जो भी मतलब बुक होंगी इसकी, तो आप उसमें ये कर सकते हो कि उनको रीड करो और उनको अपने जो भी क्लास नोट्स है उनमें ऐड करो। जैसे आपको कोई नया थिंकर मिल गया जिसकी आपको बात बहुत ही कन्विंसिंग लग रही है किसी आर्ग्यूमेंट के लिए, तो एक सिंपल सा नोट बनाओ अपने वो नोट्स में और उसको ऐड कर लो। ऐसे करो। ये तब है जब आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आपको एक पेपर करने में शायद 1.5 से 2 महीना भी लग जाए। सिर्फ पेपर 1 करने में, पेपर 2 करने में 2 महीने लग जाएंगे और फिर एक बार रिवाइज करने में 1 महीना लग जाएगा। तो 6 महीने आप कैसे चले जाएंगे। रही बात पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज प्ले अ ह्यूज रोल स्पेशली इन सोशियो, बाकी ऑप्शनल में भी है। सोशियो में तो बहुत ही ज्यादा रोल है पीवाईक्यूज का, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब थीम रिपीट होता है, क्वेश्चंस में थीम रिपीट होता है। नेट पे जाइए, या तो आपकी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है तो ठीक है, वरना नेट पे जाइए, पीवाईक्यू डालिए, जो भी पीवाईक्यू सोशियो का टाइप कर दीजिए, उसको कॉपी पेस्ट करिए
आपके पास 4 से 5 मॉडल आंसर्स आ जाएंगे। आपने अपना आंसर लिखा हुआ है, उससे कंपेयर करिए। टॉपर्स कॉपीज मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी है, बट आई मतलब मुझे ऐसा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा सोर्स है एनालाइज करने के लिए आपको अपने आंसर्स, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था मेंस और ये मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, और मैंने टॉपर्स कॉपी पहले नहीं देखी थी, सो आई डिडंट वांट टू पिक एनी न्यू सोर्स। पर अगर अभी आपके पास 6 महीने रहेंगे तो टॉपर्स कॉपी जो भी सोशल और टॉपर रहेगा उससे आप कंपेयर करिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। पीवाईक्यू का सोर्स नेट पे अवेलेबल है, आप डालोगे आपको मिल जाएगा। और बाकी मैंने ऐसे कोई स्टैंडर्ड सोर्स से नहीं किया था, जो मार्केट में बुक मिलती है मैं वही एक उठा लाया था, वो भी मेरे लिए ओकेजनली ही थी। मैंने बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं करी थी सोशियोली, टू बी ऑनेस्ट। मैं सोशियो उठाता था, क्वेश्चन देखता था, इंट्रो सोचता था क्या लिखूंगा, मतलब मेरे एक पन्ने में 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते थे। इंट्रो सोचता था, उसका कीवर्ड लिखता था, उसमें थिंकर डालता था कि मैं फॉर में ये थिंकर डालूंगा, अगेंस्ट में ये थिंकर डालूंगा, और कंक्लूजन में मेरा ये वे रहेगा लिखने का। बस कंक्लूजन जैसे मुझे एंड करना रहा मॉडर्निटी का, तो मैं मॉडर्निटी को अभी ये जो हमारे साथ हो रहा है इससे भी रिलेट कर दूंगा, सिर्फ वहां वाली मॉडर्निटी नहीं। तो बस वो एक आइडिया लिख के आगे बढ़ गया। तो मैंने वो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मुझे मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे इसको पूरा कंप्लीट करने में। इससे क्या है ना, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में टाइम कम रहता है, तो सॉरी मेरे लिए ये था क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम कम रहता था, तो मेरे इससे सारे पीवाईक्यूज कवर हो गए थे 10 साल के। पर अगर आपके पास टाइम रहे तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू राइट ऑल द पीवाईक्यूज, ऑल द नहीं, एक थीम पे 2 या 3। जैसे विलेज स्टडीज पे आया तो विलेज स्टडीज पे 2 क्वेश्चन अलग अलग उठा लीजिए, दोनों को लिखिए अच्छे से टाइम लिमिट में। टाइम लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट में लिखिए। उसके बाद उस थीम को स्किप करिए, अगले थीम पे पढ़िए। और अगर आपका मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और फिर आपके पास 80 to 85 डेज बचेंगे मेंस के लिए, देन आई एम अज्यूमिंग कि आपने कम से कम 1 बार पढ़ा हुआ होगा ऑप्शनल अपना दिसंबर तक। ऑप्शनल रेडी होना चाहिए पहले तो, और उसके बाद आप यही वाली टेक्निक अपना सकते हो। पीवाईक्यू उठाओ, प्राइम सोर्स आपके प्राइमरी रहेंगे जो आपके क्लास नोट्स हैं, तब फिर जो रेफरेंस बुक है वो उससे आप एडिशन नहीं करोगे, क्योंकि जीएस भी पढ़ना रहता है, ऑप्शनल भी पढ़ना रहता है, बहुत चीजें रहती है, नहीं हो पाता। आपका वही रहेगा। उसके अलावा आप जैसे मैंने बताया कि आप एक क्वेश्चन उठाओ, उसमें 2 से 3 मिनट लगाओ कि मैं इस पर क्या लिखने वाला था, आगे बढ़ो। दिस डज नॉट मीन कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये इसलिए कि आपके पास टाइम कम है, तो आपको सारे आंसर नहीं लिखने हैं। जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर मुझे फुल लिखना चाहिए, वो आप लिखो उसको अच्छे से। और बाकी आपके श्रेय आंसर है मेंटरशिप के लिए आपके पास, सोशियो के लिए तो एटलीस्ट पानी। सोशियो या फिर मैम मेंस को लेके और चीज सवाल हो तो, स्पेसिफिक सवाल हो तो। सर मेरा 2 क्वेश्चंस था सर, एक GS2 और ऑप्शनल सोशियो रिलेटेड था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल GS2 रिलेटेड सर, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स कैसे याद रखें हम, ताकि उसको मतलब आंसर में हम पुट कर सकें GS2 का। हाँ देखिए, शेड्यूल्स तो बहुत ही कम है, वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल्स की बात है, शेड्यूल वही है, रट्टा मारी है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिटी ऐसी चीज है ना कि उसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो। अब आर्टिकल 315 पे आप क्या लॉजिक लगाओगे जो यूपीएससी से रिलेटेड है, कुछ लॉजिक नहीं है इस पे। या शेड्यूल 11 किससे रिलेटेड है, कुछ लॉजिक नहीं है उसमें। तो ऐसा कोई वे नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस कि लिखो बार बार उसे। मेरी जैसे लाइब्रेरी जो सीट है उसमें आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, शेड्यूल्स जो हैं, पार्ट जो हैं, वो सब लगे हुए हैं, प्रीएम्बल लगा हुआ है सामने, ताकि मुझे प्रीएम्बल की जो चीजें हैं वो याद रहें, वो उसको मैं यूज कर सकता हूँ आंसर्स में। और दूसरा है कि आर्टिकल्स जो आपने बोला, मेन आर्टिकल्स आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में मेन आर्टिकल्स ना पढ़ो। बस ये है कि उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बहुत लोग फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं अप्लाई करते हैं आंसर्स में। कहीं भी कंक्लूजन डालना हो, फंडामेंटल ड्यूटीज ले आओ, फंडामेंटल ड्यूटीज आप याद कर लो। कंक्लूजन डालना है, इट इज आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन टू डू दिस एज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड इन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कर सकते हो। तो ये सब रिसोर्सेस है आपके पास पॉलिटी में। फंडामेंटल राइट्स ला सकते हो, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आपको एनीवे याद रहेंगे ही रहेंगे प्रीलिम्स में। फंडामेंटल ड्यूटीज एनीवे याद रहेंगी ही रहेंगी, आपको पढ़नी ही है, कंपलसरी है वो। डीपीएस भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूपीएससी तो अब ये तक पूछ रहा है कि ये डीपीएसपी की वर्डिंग तक चेंज कर देता है वो। सीएपीएफ में शायद कोई ऐसा क्वेश्चन था, बस एक वर्ड चेंज कर दिया था और पूछ लिया था डीपीएसपी है या नहीं है। तो आपसे अब वो इतना डिटेल में पूछा, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, हाई कोर्ट वाले पढ़ने हैं,
यूपीएससी वाले पढ़ने हैं। तो ये सब चीजें ऐसी है ना जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे ही, प्रीलिम्स में इसीलिए वास्टनेस आ जाती है। और इस चीजों का यूज कैसे करोगे वो आपकी दो चीजों से आएगी, एक तो पीवाईक्यूज देखो, सॉल्व करो, मॉडल आंसर देखो, और दूसरा टेस्ट लगाओ। टेस्ट में जो आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे वो होगा, और टॉपर्स कॉपी, वही जो मैंने अभी ऑप्शनल के लिए बताया। टॉपर्स कॉपी बहुत अच्छा सोर्स है, GS2 में तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। और GS2 में थोड़ा सा उनको अच्छा मिल जाता है जो थोड़े PSIR के ऑप्शनल वाले होते हैं, क्योंकि रिपीटेड रहता है, पॉलिटी रिपीटेड रहती है, इंटरनेशनल रिलेशंस रिपीटेड रहता है। तो GS2 में इसलिए थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल जाता है, बट GS2 में ऑन एन एवरेज मार्क्स ज्यादा रहते ही हैं। तो आप ये चीज कर सकते हो उसमें। एंड यही है कि प्रैक्टिस करो, आर्टिकल्स इंक्लूड करो। अब रटना ही है यार देखो इसमें, क्योंकि नया कुछ नहीं आप ला सकते ना इसमें। टेक्निक बनाओ, नेमोनिक्स बनाओ। जैसे बहुत ये चलता है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स है उसमें 89 ऐड करो तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स आ जाते हैं। ऐसे भी ये टेक्निक है, तो ये सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, इससे याद करो थोड़ा सा। एंड बी अवेयर, ऐसा नहीं है कि आपको ये याद ही होना चाहिए, ये सब वैल्यू एडिशन है। अगर आपका आंसर 5 मार्क्स आप पा रहे हो तो ये सब आपको इंक्लूड करने से 5.5 6 मिल सकता है, बट वो 5 तक जाने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपके जो फैक्ट्स हैं वो रहने चाहिए, एंड आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है स्मूथ होनी चाहिए, राइटिंग में क्लटर नहीं होना चाहिए। GS2 में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं बनते हैं तो आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है कि जैसे 3, 14, 19, 21 ये आर्टिकल्स है तो आपको लिखना है, ये तो एग्जाम्पल मत लिखिए, उसका ट्रायंगल बना दीजिए। तो इन सब चीजों से ही मार्क्स बढ़ते हैं, आप ये कर सकते हो GS2 में। और दूसरा क्वेश्चन आपका जिसको ऑप्शनल के लिए था ना? जी सर, ऑप्शनल का ये था कि सर ये आपका सॉल्व हो बेस गया या इस पे मेटेरियल। अभी आपका कुछ और भी डाउट है? सर क्लियर हो गया जी सर। जी सर, और ऑप्शनल के लिए सर बेस मटेरियल हमारा हरलम्बस से या फिर नितिन सांगवान ये नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं क्लास नोट्स ही होना आपने चाहिए? क्लास की हुई है? जी सर। हाँ, तो फिर आपका बेस मटेरियल क्लास ही होना चाहिए। सर और ये इसका रेलेवेंस कितना है सर? इग्नो मटेरियल का कितना रेलेवेंस है सर? किसका रेलेवेंस? सॉरी, इग्नो का अच्छा इग्नो नहीं सर, मटेरियल का सर। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। मतलब मैंने नितिन सांगवान पढ़ी है, हार्लम्बोस मैंने नहीं पढ़ी, मैंने क्लास मटेरियल पढ़ा है बस, और बाकी जो मेंटरशिप सर से लिए बस, और टेस्ट लगाए हैं मैंने, PYQs लगाए हैं, ये मैंने किया है। देखो अनूप का मैं बोल रहा हूँ, अनूप का सेशन, आज का सेशन का मेन ये है कि हमारे उड़ीसा में एक्चुअली ज्यादातर बच्चे पूछते हैं, मतलब जब ऑप्शनल का बात आता है ना, बच्चों का मतलब पहला कंसर्न होता है सर ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं ये बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनूप का ग्रेजुएशन हुआ है 2022 में, ठीक है, फिर BSc है साइंस, उनका भी सोशियोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं था। फिर आज वो रैंक लाके बैठे हैं, समझ रहे हो ना? तो बैकग्राउंड, एक तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, और दोनों में उनका मेरे को इतना भरोसा है कि उनका सोशियोलॉजी में भी बहुत अच्छा मार्क ही आया होगा, क्योंकि यूपीएससी का रैंक ना मतलब ऐसे रहता है कि जो गैप रहता है ना, ज्यादा गैप नहीं रहता है, एक दो मार्क, एक मार्क में बहुत बच्चे रहते हैं। तो मतलब यही है कि वो भी मतलब नॉन बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, और उनका वो बोल रहे हैं कि देखो तुम एमए का बात बोले इग्नो का, तो ये एमए का कुछ नहीं पढ़े हैं, उनका जो बेस्ट मटेरियल था उनको उस मटेरियल पे ट्रस्ट था, फिर वो वैल्यू एडिशन के ऊपर काम किए हैं और लिंकिंग के ऊपर काम किए हैं। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप एमए कर रहे हो, आपके पास इग्नू मटेरियल है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज ज्यादा है, बट यही है कि आप उसको यूज कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सोशियो बैकग्राउंड होता है, वो यही सोच के सोशियो लेते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आते। बट यही है ना कि यूपीएससी में आप कितना यूज कर पाते हो अपनी चीजों को। और अगर आपने क्लासेस की हैं तो आप क्लास मटेरियल को प्राइमरी रखो, हरलम्बस 3rd पे, नितिन सांगवान 2nd पे, ऐसे करो। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने हरलम्बस तक पहुंच ही नहीं पाया था, क्योंकि यही बहुत चीजें हो जाती हैं, ये दोनों ही बहुत बल्कि चीजें हैं, क्लास नोट्स और नितिन सांगवानी। मैं अपना बुक्स को मतलब यूपीएससी के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो बुक्स मतलब अभी जो आएगा वो मतलब स्पेसिफिक है कि उड़ीसा, हाँ उड़ीसा के, इसलिए मैं यूपीएससी जो दे रहे हैं तो मैं उनको वो रेफर नहीं कर रहा। और कुछ सर आपका? जी सर। जी बताइए। जी सर, तो रिटजर वगैरह कुछ फॉलो नहीं करना है आपके हिसाब से सर? रिटजर क्या है? जॉर्ज रिटजर का बोल रहे हैं, ऑरेंज बुक जो आता है। अच्छा वो छोटा वाला? नहीं सर, मैं जानता ही नहीं हूँ, नहीं सर, नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागो ना, आप क्यों इतना पढ़ना है? जो आपके पास क्लास नोट्स है और जो नितिन सांगवान है वही पढ़ लो, बहुत है यार।
ये रिट्जर और हरलम्बस भी बहुत मोटी बुक है, तो मैं हरलम्बस का पेज दे दिया। हाँ, तो बस उससे करो आप, जो रेलेवेंट चीजें सर ने आपको दे ही दी है, तो आप उसको फॉलो करो। रिट्जर टू बी ऑनेस्ट मैं जानता नहीं था, तो मुझे पता नहीं हो क्या, मुझे देखा हुआ है कवर उसका, पर मैं जानता नहीं हूँ उससे, तो मुझे पता नहीं क्या है वो, अच्छी है बुरी है, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। और कुछ? दैट्स ऑल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और कोई? सोर्स को ना लिमिट रखना है, ज्यादा फोकस करो कि रिवीजन और वैल्यू एडिशन के ऊपर, क्योंकि आप 10 चीजें पढ़ते जाओगे और वहां पे आपको याद नहीं आ रही, क्या मतलब है? क्योंकि वहां पे ना सोचने टाइम नहीं रहता। अगर आपने मेंस दिया है, कौन थे ये? संतोष। हाँ, संतोष सर, अगर आपने मेंस दिया है, अगर आप दोगे आगे, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि वहां पे चीजें याद आनी चाहिए। इसीलिए पता है, पेपर देने से पहले आधे घंटे में कुछ पढ़ता ही नहीं था, जो मुझे पता था मैं जो यहाँ पढ़ूंगा उससे मेरा माइंड क्लटर वटर कुछ याद ही नहीं आएगा मुझे वहाँ पेपर में। जो मैंने पढ़ा भी था मैंने कभी यूज नहीं किया अपने मेंस के आंसर में। तो वही सोर्स बहुत लिमिटेड रखो, रिविजन पे बहुत ध्यान दो। अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए किस पेज पे क्या लिखा है और वो किस पैराग्राफ में लिखा है, आपके मतलब माइंड में प्रिंट होने चाहिए वो नोट्स, इतना आपको पढ़ना है। और किसी का मेन से रिलेटेड कोई सवाल है? GS 1 2 3 4 अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा, बट अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो आई डोंट थिंक वो बहुत रेलेवेंट है। ऑप्शनल, हाँ वही, वो मैं बाद में ले सकता हूँ। तो अगर उस पे आपसे पूछना हो तो फिर देन लेट्स मूव। जनरल कुछ मतलब, हाँ जनरल भी आप पूछ सकते हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो तो। फिर इंटरव्यू पे चलें? इंटरव्यू कुछ बोलें या फिर एक मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, किसी पचारियो की मेंस रिगार्डिंग इनसे अभी कम बच्चे होंगे क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है ना। अच्छा, ओवरऑल इंटरव्यू का तो हम इंटरव्यू के टाइम में सेशन लेंगे। ठीक है। इंटरव्यू अच्छा, जनरल की किसी क्वेश्चंस पचारियो, जनरल या प्रीलिम से रिलेटेड या कुछ भी आपको सवाल हो, कुछ भी प्रिपरेशन रिलेटेड, हाँ, दिल्ली में कैसे preparation। रहते थे, क्या करते थे, कुछ भी। कुछ भी ऐसा हो तो आप पूछ सकते हो। कोई पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, जी बताइए। Am I audible? यस यस यस, यू आर ऑडिबल, बताइए। सर वो ऑप्शनल के बारे में कि कैन इट बी कवर बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस, जो ओपीएससी का है, स्टेट पीसीएस का है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल। स्टेट मत माने तुम्हें कहो कि माने तुम्हें माने कोन कहूछ कि कैन इट बी कवर माने तुम्हें प्री क्लियर कला पर तुम्हें पढ़ा स्टार्ट करिवो। हाँ मतलब आप उसके बाद स्टार्ट करोगे। हाँ, means something has been covered from Nitin Sawan, just general idea, but the rest of the things can be like how much is the time gap between Odisha prelims and Odisha mains? Same 3 मतलब 85 days बस। 100 डेज का आसपास। देन नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से तो नहीं हो पाता, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कर पाता, क्योंकि ऑप्शनल सोशल छोटा है, बट इतना छोटा नहीं कि आप उसको इस लेवल पे ले आओ दैट यू कैन स्कोर मार्क्स इन मेंस। आप एक बार रीड कर लोगे उसको, क्योंकि उसमें भी नई चीजें हैं। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो, बैकग्राउंड है तो मे भी हो जाएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो। आपका बैकग्राउंड है? नो सर। अच्छा सुनो, ये मतलब आइदर 2 सिचुएशन होगा। आपका ये सिचुएशन है कि आप अभी प्लान कर रहे हो, अभी एक्चुअली स्टेट पीसीएस हमारा है जून में। अच्छा, तो प्रीलिम्स। हाँ प्रीलिम्स है, अच्छा। ठीक है। तो तुम अगर अभी प्लान कर रहे हो कि मैं अभी बस प्रीलिम्स के लिए लग जाऊं, फिर प्री के बाद मैं सोचूंगा, तो वो स्ट्रेटेजी थोड़ा बंद कर दो। अभी थोड़ा तुम 1-1.5 महीने हाँ, तुम फिर 1-1.5 महीना ऑप्शनल अगर ऑप्शनल तुम में तो। फोकस करोगे 2-2 घंटा 2-3 घंटा भी, ज्यादा नहीं, फिर तुम कर पाओगे। हम्म। ये मैं मतलब एक बेस तैयार हो जाएगा हाँ, आपका। एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तुम मैसेज करना, ठीक है, मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं तुमको इसके रिगार्डिंग बात कर लूंगा। हाँ, और उड़ीसा सोशियो में कुछ अंतर है तो फिर मुझे वो भी कम आइडिया है, क्योंकि मैं यूपीएससी का सिलेबस मेरे सामने है, बट उड़ीसा का मैंने देखा नहीं है। नहीं, बस यही है, मतलब अंतर कुछ नहीं, सिलेबस सेम है। हाँ, तो उड़ीसा स्पेसिफिक कोई सोसाइटी आती है उसमें? हाँ, स्पेसिफिक कुछ है। हाँ। और मतलब उधर थोड़ा आंसर राइटिंग का डिमांड अलग है। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे हम लोग मतलब डायग्राम करके शॉर्ट पॉइंट, उधर थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे एक्सप्लेन करके। हाँ, पीसीएस में एक चीज थोड़ी ज्यादा है, उसमें पॉइंट टू द पॉइंट, थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल, लंबे आंसर्स। और कुछ सर या मैम, किसी का कुछ है? सॉरी।
किसी का और कोई सवाल है? आ जाता हूँ मिनट सब। Shreyan sir, can you hear me? हाँ हाँ एक्सपेक्ट करूଥିଲି तुमଠୁ क्वेश्चन। अच्छा sir, listen, sir, केमती अछंती? How are you sir? हाँ बढ़िया बढ़िया। अच्छा sir, is there any test tomorrow, like in your offline center Bhubaneswar? Because last week I visited your center, so there अच्छा was some test was going on last week. So हाँ प्रीलिम्स रो चलची। exactly, अभी चलची कि sir? कली अच्छी हाँ tomorrow अच्छी? हाँ काली अच्छी, काली हिस्ट्री Okay. अच्छी, गोटे बैच रो हिस्ट्री अच्छी, गोटे बैच रो पॉलिटी अच्छी। अच्छा sir, actually एमती sectional न करे कि why you not starting FLT? सेटा वही बात अभी मैं मतलब हम लोग बात कर रहे थे सेशन की, पूछ रहे कि सेक्शनल एक्चुअली उड़ीसा में ना कल्चर शुरू नहीं हुआ है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। एक्चुअली एफएलटी को इस टाइम में ज्यादा फोकस देना चाहिए। तो हमें एक्चुअली Because last week I visited your center, so the economy FLT was going on. So instead of that, that sectional test was going on. So instead of the sectional test, rather I would request you to conduct that FLT wala thing. I think that is much better. हाँ सेटा तो मु भी जानी छी, सेटा बहुत बेटर हो, बाकी पिला जॉइन करिवेनी। मैं मासर प्रति संडे Actually पिला वेट करछन FLT पे। आपण FLT स्टार्ट करो जे एफएलटी पे वेट करछ। अच्छा ओके ठीक अछि, मु प्लान करी कि देखु छी उडे एफएलटी खाली बैच टे लॉन्च करिवो। FLT करूँ सर, FLT I think जते most contractor जते पिला अछंती nowadays, now everybody is looking for that FLT, but no institute in Bhubaneswar, nobody is providing that FLT wala thing right now. So I think better होगा सर अपन जदि FLT start करिवे। So are we talking about Odisha or UPSC? नहीं ये स्टेट पीसीएस। अच्छा स्टेट पीसीएस तो ठीक अछि, मु माने विदिन 3 days भितरे गोटे मु प्लान करी कि ए करू छी पक्का। Okay sir, that will be much better sir. Okay, at least सब संडे दिन होई गले बेटर होबो, माने 10 Sir, instead of Sunday na, I think it's better to conduct on Saturday. Okay ठीक अछि, Saturday better होएबा। Saturday mostly second and fourth Saturday भी रखूं सर, मतलब twice in a month, तो better होएबा। दीटा टेस्ट enough, दीटा FLT, the 2 FLT in a month is enough. ठीक अछि, ओके डन। ठीक है हम शुरू करेंगे, कोई नहीं किया है तो। Exactly sir, exactly. फ्लैग बेरर बनिए। Thank you sir. चलिए किसी और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर लेट्स एंड दिस सेशन। अब कहा किसी अच्छी यूपीएससी रिलेटेड पर सवाल हो तो सर जी बताइए सर। सर हम तो पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, कभी क्या होता है ना, हम जब सिलेक्टेड हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ एरियाज, पॉलिटी हो, एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं पीवाईक्यू से, और उसको ट्राई करते हैं बेसिक को लिंक करके उसको पढ़ने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो हम तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब बेसिक को पढ़ के वापस उस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, उसी टाइम भी वही दिक्कत होता है कि हमको लगता है बेसिक से हम तो उसको पढ़ा, लेकिन वहां से वो जो पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए थे वो नहीं मिला, और माइंड को वो दिक्कत आ जाती है, ये वाला हमारा जो बेसिक है वो सही मटेरियल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसमें देखिए, जैसे आपकी बेसिक मटेरियल स्टैंडर्ड बुक है, तब फिर तो आपको क्या करना है कि नया क्वेश्चन कुछ भी मिला उसे अपने नोट्स में डाल लो। अगर क्वेश्चन नहीं आता था, आपने बेसिक मटेरियल देखा, उस पर भी वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, नोट्स में डाल लो उसको। बहुत अच्छी चीज है, आपको पहले मिल गया, आपको नया सीखने को मिल गया, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ यही होगा कि आप अगर, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं ना, किसी सोर्स से बनते नहीं, आपके बेसिक सोर्स से तो बना नहीं है क्वेश्चन, तो कहीं से भी बन सकता है। तो ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ सेम स्ट्रेटजी है कि मैं उस क्वेश्चन को तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लिया मैंने,
अब वो क्वेश्चन, अब अगर इस पॉइंट से भी वो आ गया मेरे बेसिक के अलावा भी, तो मेरा यूपीएससी में नहीं छूटेगा, वो टेस्ट में ये चीज बहुत काम आती है, तो ये कर लो। और बाकी आपके बेसिक सोर्सेस आई थिंक अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो क्लास मटेरियल ही होना चाहिए। क्लास मटेरियल अपना क्लास रखोगे तो काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्टैटिक वाले, वरना बनाने क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। एंड अगर वो जो आपके जो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो 20% नहीं हो रहे हैं, तो जो नहीं हो रहे हैं उसको आप ऐड कर लो अपने नोट्स में। सबसे बेस्ट चीज यही है, क्योंकि सही बात है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड मटेरियल पे डाउट करने लगते हो, बट इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट में ऐड कर लो, ठीक है, नहीं हो रहा, नहीं कुछ बहुत ही अलबेला क्वेश्चन आ गया सबके लिए वही आएगा वो। सर जो वो तो ठीक है, वो पीवाईक्यू और कुछ कभी कभी जो हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसको जो एनालिसिस में भी कुछ नए नए क्वेश्चन और न्यू पॉइंट्स पाते हैं, वो ऐड ऑन करते करते वो बल्कि हो जाता है, उसको रिवाइज करने में बहुत तकलीफ होता है। हाँ, तो मैंने जैसे बताया ना, वैसे मैंने आपको बताया था कि 8 पेज ले लो, जैसे मैंने शुरू में बताया था पीवाईक्यू से टाइम पे 8 पेज ले लो सॉल्व एनालिसिस करते हुए, उसमें कुछ भी नया पॉइंट मिले उसको 1 से 2 लाइन में ऐड कर लो, ठीक है। और ऐसे करके आपने 10 टेस्ट लगाया तो आपके पास 10 वो हो रहे पेजेस, 10 हो रहे 20 हो रहे पेजेस। 20 पेजेस आप कुछ नहीं तो 4-5 घंटे में रिवाइज कर लोगे अच्छे से, बहुत ही लीनियंटली मैं बोल रहा हूँ, 4-5 घंटे में रिवाइज कर लोगे। और प्रीलिम से पहले 1 हफ्ते पहले वो सब चीजें रिवाइज कर लो, कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, वो हो जाएगा जो भी नया चीज ऐड हो रही है। कुछ बहुत ही बेसिक चीज है कि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, दूसरे क्लास नोट्स में ऐड करो, वरना ऐसे करो। मैं ऐसे ही करता हूँ, एक पन्ना लेके साथ में बैठा रहता हूँ एनालिसिस के टाइम पे, कुछ भी नया मिले, पॉइंटर कुछ नया मिले, नॉट कॉन्सेप्ट, पॉइंटर कुछ नया मिले उसे लिखा और उसे बाद में रिवाइज कर लिया, बस। पीवाईक्यूज में ये नहीं करना है, पीवाईक्यूज ये टेस्ट सीरीज में करना है। पीवाईक्यूज में यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, पीवाईक्यूज नॉन नेगोशिएबल है। देखो मैंने बताया ना, मैंने 2 अटेम्प्ट में 6 से 8 बार मैंने किए हैं पीवाईक्यूज अच्छे से। पीवाईक्यूज की अभी भी टाइम है, मतलब अगर आपको अभी प्रेफरेंस देनी हो तो टेस्ट सेकेंडरी हो सकते हैं, पीवाईक्यूज आपके प्राइमरी रहेंगे May 24 तक। पीवाईक्यूज अगर आपने नहीं किए तो वो कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, एनालिसिस भी उसका। सर पीवाईक्यू में जब हम एनालिसिस करते हैं उस जो वो कीवर्ड आपने कहा था, जो ओनली और जो कैन बी, जो वर्ड होता है उसको हम कभी कभी वो रॉन्ग हो जाता है। सो उस टाइम भी हमको डाउट आता है, हम उसको जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो सही है या गलत है। तो देखो ये कोई रूल नहीं है ना, ये टेक्निक है कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं। यूपीएससी का मन किया वो 8 साल में सारे क्वेश्चंस ऐसे बना देगा जिसमें आपके सारे एक्सट्रीम वर्ड सही हो जाएंगे, तो वो यूपीएससी के मूड के ऊपर है। ये बस एक कॉमन सेंस लाने की टेक्निक है, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहां भी आपको लगे कि ये ओनली लिखा है, यहाँ पर ओनली नहीं, यहाँ पर मैं और चीजें इमेजिन कर पा रहा हूँ, यहाँ पे हो सकती हैं, तब उसको कर दो। बट अगर वो एक फैक्ट है कि ये चीज ओनली इस चीज से रिलेट करती है, तो फिर तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो ये टेक्निक्स हैं, सब बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। आपका फर्स्ट आपकी प्रैक्टिस और आपका ये होना चाहिए नॉलेज। और पीवाईक्यूज देखोगे तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स है ना, ये थोड़े थोड़े आपको समझ आने लगेंगे, आपकी जो यूपीएससी लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगेगी। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो अच्छे से, जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं टेक्निक्स समझ जाओ। जैसे जो मैंने शुरू में बोला था ना कि कई बार गलत होते हैं, पर वो कई बार ही होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। यूपीएससी के मन पे है। तो आप मेरी एडवाइस अगर मानोगे तो सबसे आप पहले यही करो कि आप पीवाईक्यूज उठाओ, अच्छे से पढ़ो, उनको एनालाइज करो। पीवाईक्यूज आपकी प्राइमरी रहने चाहिए, और जो ये वर्ड्स है ना ये आप अपने आप फील करने लगोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे ना आप अपने आप आपको फील होने लगेगा कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। सर जब YouTube से व कभी दूसरे सोर्सेस से हम देखते हैं ये जो कीवर्ड्स और जो टेक्निक्स वगैरह, वो जो माइंड में फिक्स हो जाते हैं, ये वही ही हमको अप्लाई करना है एग्जाम में। वो ही एक क्या क्या बोलते हैं, प्रेशर बना रहता है माइंड में। हाँ अगर नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा। हाँ, वो और डाउट नहीं करने लगते हो आप अपने ऊपर ना, कि आपने कहीं से सुना होगा कि हमेशा ही गलत होता है ऐसे वर्ड्स, तो वो होता है माइंड में। तो यही है कि बहुत ज्यादा यूट्यूब मत देखो इस समय, और कि अपने से एनालाइज करो क्वेश्चंस को। मैंने जैसे पीवाईक्यूज या ये सब टेक्निक्स कभी यूट्यूब से नहीं देखी है,
अपने मतलब जितनी मेरी प्रिपरेशन रही है और जो आगे भी रहेगी, तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है टू गो टू थ्रू यूट्यूब ये सब टेक्निक्स और ट्रिक्स से ले ली, क्योंकि यार सही बात है, इन्फ्लुएंस होता ही है इंसान। सो अपने आप को लिमिटेड रखो, लिमिटेड सोर्सेस रखो हर चीज़ के, PYQs से सर भी। खुद के ऊपर डाउट आ जाते हैं, मैं जो हाँ कर हाँ रहा हाँ, हूँ वो सही है वो या अगर गलत आप ये कर सब रहा हूँ। सुन के जाओगे तो फिर डाउट आएगा ही, और अगर आप खुद से रहोगे तो फिर सही रहेगा वो। ओके, ଆଉ କାହାର କିଛି थैंक यू ପଚାରିବାର ଅଛି? ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନବା। କିଏ କିଛି ପଚାରିବ? किसी और के पास कोई सवाल नहीं है? I don't think किसी का सवाल है। ठीक है, कंक्लूडिंग नोट करते हैं। चलिए, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको 2026 यूपीएससी के लिए, बहुत अच्छे से दीजिए। बस यही है कि फाइनल रिमार्क्स में जो प्रीलिम्स के लिए बताया था, पीवाई सबसे पहले स्टैटिक, फिर करंट, फिर PYQs एंड फिर टेस्ट, ये चीज़ों पे आप ध्यान लगाइए, कोई नई चीज़ें मत पढ़ना, करंट अफेयर्स तो छोड़ के, बस इतना ही करिए। सर एंड ऑल द वेरी मेरे बेस्ट। जी जी, बताइए बताइए। सर सी चार्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसको कभी कभी तकलीफ होता है उसको प्रॉपर रीड करके उसको हाँ, उसमें करने देखिए, के पहली लिए। बात तो दो चीज़ें हैं कि हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती, ठीक है, और दूसरी बात वो लेंदी बहुत होता है, तो टायरिंग होता है उसको पढ़ना पूरा पूरा। और मैं जैसे लगाता हूँ तो मैं 25 27 28 सवाल एक साथ लगाता हूँ, तो वो चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ, वो मतलब उसमें कुछ और नहीं है। आप एक दिन उठाओ, 1 घंटे टाइमर लगाओ, 27 से 27 क्वेश्चन पढ़ो। जैसे ही आप ये 12 साल की कर लोगे, 12-13 साल की, तो फिर आपको आपके अंदर इतना स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा कि आप पढ़ सको एक बार में, आपका माइंड ऐसे नहीं बोर नहीं हो जाएगा उस इंग्लिश पढ़ने से। ये चीज़ करो, और इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना है, PYQ सॉल्व करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट लैंग्वेज बनाते हैं वो यूपीएससी की लैंग्वेज से डिफर करती है, तो उसके लिए PYQs करो, इंग्लिश के लिए एटलीस्ट। सर वोकाबुलरी जो है वो हो जाएगी का डेवलप, वो मैं बता रहा हूँ ना, आप इतने पैराग्राफ्स पढ़ लोगे, 27-28 क्वेश्चन की 27-28 पैराग्राफ्स रहते हैं, इतने पैराग्राफ पढ़ लोगे, बेटर हो जाएगी। अब इतनी जल्दी वो नहीं बेटर हो पाएगा ना, जैसे कि ये 2-2.5 महीने में इंग्लिश, बट अगर आप वो कर लोगे तो बिलीव मी, आप 27-28 क्वेश्चन में 20+ सही कर लोगे, उतने ही करने हैं आपको। बट हाँ, ये सारे साल की PYQs मस्ट हैं इंग्लिश के लिए। और कुछ? चलिए, if there are not any more questions, then I think we should end this session. Thank you. Okay, thank you Jai Hind. ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନୁପ, Thank ମାନେ you, ଏତେ sir. କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ ମାନେ ସେ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୋର ହିସାବରେ एक्सप्लेन कले, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेशन। चलो, अगर आप कोई और डाउट हो तो आप सर से बोल ही सकते हो, सर यही रहते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक अच्छे, ओके, गुड नाइट समस्तଙ୍କୁ। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल सर। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गुड Thank you so much, sir.